अनसॉल्व्ड 2025 हम लोग कर रहे थे सेट नंबर 6 पिछले वीडियो में, और सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध करो कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये, और कैसे हम लोग प्रूव करेंगे देखिए। ऐसे सवालों को करने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। कॉन्ट्राडिक्शन से लगाते हैं, विरोधाभास कराते हैं इसमें। हम ये मान लेंगे कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें पता है ये अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय जुड़ेगी तो अपरिमेय होती है। फिर भी हम ये मान ले रहे हैं कि माना 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। अच्छा जी, परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं? परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। अब ये P/Q में P और Q है क्या? जहां पहली शर्त तो ये है कि Q ≠ = 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं। अभाज्य पूर्णांक होने का मतलब यह है कि इनका HCF 1 है। परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, माने इन दोनों का HCF अगर ले तो 1 आएगा। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। √2 बराबर क्या होगा? P/Q, ये प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो -4, प्लस का 4 उधर जाएगा तो -4। √2 बराबर क्या होगा? P माइनस, ये Q LCM लेंगे ऊपर जाएगा, P - 4Q, Q ऊपर जाएगा, P - 4Q/Q। इसको समझे ध्यान से। इसमें P और Q पूर्णांक है तो ये संख्या तो परिमेय हो गई, ध्यान से समझिएगा। यहां P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक होने के कारण ये संख्या हो गई परिमेय, जबकि √2 को सभी लोग जानते हैं कि ये संख्या कैसी है? ये संख्या अपरिमेय है। क्या परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? नहीं, यानी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। P और Q पूर्णांक होने के कारण ये संख्या क्या है? परिमेय है, जबकि √2 को हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी परिकल्पना थी वो असत्य थी, यानी 4 + √2 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज समझ लीजिए। लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P - 4Q/Q, P - 4Q/Q परिमेय संख्या है, ठीक है। P और Q पूर्णांक है इसलिए परिमेय संख्या होगी, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है। यहां लिख देंगे जो विरोधाभास है, जो क्या है? विरोधाभास है। तो P और Q पूर्णांक है इसलिए ये संख्या परिमेय है, ये संख्या अपरिमेय है। और स्पष्ट करना चाहेंとलिख देंगे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती हैं। या सिर्फ इतना भी लिख सकते थे कि जो विरोधाभास है, लेकिन ये लिख दिया है, इससे और स्पष्ट हो गया कि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। परिकल्पना का मतलब जो प्रारंभ में तुमने कल्पना करी थी कि 4 + √2 परिमेय संख्या है, ये गलत साबित हो गई, क्योंकि उससे एक ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो सही नहीं है। ये परिमेय है, ये परिमेय बराबर कैसे होगी? तो यानी हमारी परिकल्पना असत्य है। अतः 4 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जो माना था उसका उल्टा लिख दो। 4 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। अर्थात अपरिमेय संख्या है। सभी को क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन है कॉसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/5 और हमें कॉट थीटा का मान निकालना है। मतलब कॉसेक थीटा दिया है और हमें कॉट थीटा चाहिए। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके सोल्यूशन को करने के लिए कॉसेक थीटा बराबर लिख लिया 13/5 और यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। वैसे सर्वसमिका से भी जा सकते हैं लेकिन समकोण त्रिभुज से कर लेते हैं। कॉसेक थीटा ले रहे हैं, ट्रायंगल का नाम रख लिया हमने ABC। अब कॉसेक थीटा सभी जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। साइन होता है लंब बटे कर्ण, उसका उल्टा कर दें तो कॉसेक क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब अगर यहां पर कर्ण को देखें तो 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण हो गया AC, कर्ण हो गया AC, कर्ण बटे लंब। और थीटा के सामने वाला लंब, लंब हो गया BC। अब हम इसमें AC को क्या मानेंगे? AC को मानेंगे 13 के। जब भी दो चीज़ों में अनुपात दिया होता तो कोई कांस्टेंट लगा के मान लेते हैं। AC बराबर 13 के एंड BC इज इक्वल टू 5 के। तो AC को हमने मान लिया 13 के यानी 13 के और BC को हमने मान लिया 5 के। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AB निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? यहाँ लिख दीजिएगा पूरा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने कर्ण होता है यानी कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। व्हाट इज AC? AC इज 13 के होल ऑफ स्क्वायर, AB हमको निकालना है, प्लस BC क्या है भैया? BC है 5 के का होल स्क्वायर। 13 के का वर्ग करें तो 169 के स्क्वायर, AB स्क्वायर लिखा ही है, 5 का वर्ग 25 के स्क्वायर। इधर ले आए 169 के स्क्वायर प्लस इधर आया तो माइनस 25 के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अभी AB स्क्वायर निकालें तो क्या होगा? 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 के स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर, अगर इसको देखें तो ये 12 के का होल स्क्वायर लिखा है, 12 का वर्ग 144 के स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो AB की वैल्यू आ जाएगी 12 के। अब यहाँ पर देखें तो AB को हमने दिखा दिया कितना है? 12 के। अब इन्होंने जो पूछा था वो करते हैं। इन्होंने पूछा क्या है, एक बार क्वेश्चन आप भी पढ़ लो, ऊपर लिखा भी है कॉट थीटा चाहिए। क्या चाहिए? कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आधार बटे लंब। टेन थीटा बेटा होता है लंब बटे आधार, कॉट उसका उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है समझिए, थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ये आधार। तो आधार हुआ AB बटे लंब, थीटा के सामने लंब, लंब हो गया BC। अभी AB कितना लिखेंगे? AB है 12 के एंड BC है 5 के। K से K कैंसिल, योर आंसर इज 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो जिसका एक कोण 30 अंश है। तो एक त्रिज्य खंड बना लेते हैं। अगर इसे पूरा कर दें तो एक वृत्त बन जाएगा और 14 सेंटीमीटर रेडियस है। रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो जिसका एक कोण कितना है? 30 अंश है। ये भी फ्री का नंबर है, इसमें बड़ा आसानी से लग सकता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है R की वैल्यू दे रखी 14 सेंटीमीटर, R माने रेडियस, रेडियस कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ये जो कोण दे रखा है इस कोण को हम कहते हैं थीटा। तो थीटा यहां पर कितना है बेटा? थीटा है 30 अंश। अब इसके बाद हमें जरूरत होती है फार्मूले की, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसके लिए एक फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दी नहीं है तो नॉर्मली हम लोग रखते हैं 22/7। अगर दी है तो 3.14 दी होती तो वो रख लेते हैं।
फिलहाल यहाँ पर तो पाई का मान 22/7 हम ले रहे हैं। आर की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर माने 14 इंटू 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 एंड थीटा इज 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 7 से काटे 7 दूनी 14, 0 0 कट गया, 3 से काटे 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। फिर इसके बाद 2 से काट लें इसे तो 2 6 12, फिर 3 से 2 से कट सकता है, 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 और 14 ऊपर बचता दिख रहा है। नीचे 3 है, 3 से अब कुछ कट नहीं रहा तो गुणा कराते हैं, 14 एक कम 14 के 4 हासिल 1, 14 एक कम 14 और 1 15, 154/3 और मात्रक लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में रेडियस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे आप भाग कर सकते हैं, 3 5 15, फिर 3 एक कम 3, 3 5 15, 3 एक कम 3, 1 4, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 9, 51.3। अच्छा आगे अगर और भाग करें, 3 5 15, 3 एक कम 3, 1 4, 1 बचेगा 10, 3 3 9, फिर 1 वही चलता रहेगा। ठीक है, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इतना छोड़ें तब भी बिल्कुल सही है, सही बटे में करके छोड़ें तब भी सही है। 3 तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सांख्यिकी का क्वेश्चन 2 नंबर में। कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी की माध्यिका निकालो। इस टेबल की हमें क्या निकालनी है? माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो हम लोग जो पहला कॉलम बनाते हैं वो बनाते हैं वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल बना लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। इसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल के बाद वो होता है बारंबारता। हम लोग उसे FI लिख लेते हैं, बारंबारता लिख लें तब भी ठीक। अच्छा जी, तो बारंबारता हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। अब क्या होगा, एक कॉलम और आगे बनाना पड़ता है माध्यिका में, आपको पता ही होगा। तो बारंबारता इसकी क्या है चेक करते हैं। सबसे पहले तो 5 है, फिर 8 है, फिर 20 है, फिर 15, फिर 7, फिर 5। जब भी तुमको कभी किसी वर्ग अंतराल वाला सवाल हो और उसमें माध्यिका चाहिए हो तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हम इसमें संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता को हम CF से लिखते हैं। संचयी बारंबारता निकालने जा रहे हैं। सबसे पहला टर्म ऐसे ही नोट करते हैं 5, फिर 5 में 8 जुड़ेगा तो 13, 13 में 20 जुड़ेगा तो 20 10 30 और 3 33, 33 हो जाएगा। 33 में 15 जुड़ेगा तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 हो जाएगा। 48 में 7 जुड़ेगा तो 8 7 15 के 5 हासिल 1 4 1 5, 55 हो जाएगा। 55 और 5 60। अच्छा अगर इसको ऐसे भी जोड़ा जाए नीचे तब भी ये 60 आएगा, और हम तो कहेंगे हमेशा इसको एक बार ऐसे भी जोड़ लो आएगा 60। लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, गलती हुई होगी तो पता चल जाएगी। चेक करते हैं। 8 5 13, 8 5 13, 13 5 18, 18 7 25, 5 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4 2 6 60। इसका मतलब ठीक है। अब हम ये कैसे, इसके बाद अगला स्टेप होता है माध्यक वर्ग पता करना। माध्यक वर्ग कह लो या माध्यिका है तो कह देंगे माध्यिका वर्ग पता करना। माध्यिका वर्ग पता करने के लिए इसका आधा करते हैं हम लोग। तो 60/2, तो 60 का आधा हो जाएगा 30। हमें देखना होगा इसमें कि 30वां पद किस अंतराल में आएगा, और ये हमको बताता है, ये संचयी बारंबारता बताती है। आपको बताएं संचयी बारंबारता से अगर देखना हो तो पहले पद से 5वें पद तक ये अंतराल लगेगा। छठे पद से 13वें पद तक की जरूरत होती तो ये अंतराल माध्यिका वर्ग होता। लेकिन हमें चाहिए कौन सा पद? 30वां पद। 13वें पद तक ये अंतराल चलेगा। 14वें पद से 33वें पद तक, 14वें पद से 33वें पद तक ये अंतराल चलेगा। और हमको चाहिए भी कौन सा है? 30वां।
तो 33वें पद तक जब हम जाएंगे तो बीच में 30वां पद भी आ जाएगा। यहां से समझिए, छठे पद से 13वें पद तक ये अंतराल चलता है। 14वें पद से लेकर के 14वां, 15वां, 16वां, 17वां करते करते 20वां, 25वां, 28वां, 29वां, 30वां, देखिए 30वां इसी में आएगा। और 33वें पद तक की भी जरूरत होगी तो यही अंतराल जरूर लेंगे हम, और इस अंतराल को हम लोग क्या कह देंगे, माध्यिका वर्ग। ये कोई रेड पेन से करने की जरूरत आपको नहीं, हम समझाने के लिए कर दिए ऐसे केवल। तो 30वां पद किस अंतराल में आएगा? 30वां पद 20 से 30 अंतराल में आएगा, 20 से 30 में आएगा। ठीक है जी। इसके बाद आती बात फार्मूला पता होना चाहिए। माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है वो ये है L+n/2 - CF अपॉन F इंटू H। यानी अब हम इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करें पहले, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे ना। L क्या होता है? L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो यहां लिखेंगे L बराबर 20। L बराबर 20, ये माध्यिका वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 20 हो गई। L प्लस N क्या होता है? N होता है बारंबारताओं का योग। तो बारंबारताओं का योग हमने देखा कितना है, 60। CF क्या है? CF है माध्यिका वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, इसकी बात हो रही है। माध्यिका वर्ग ये है, इससे जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता कितनी है? 13 है। ठीक है। F क्या होता है? F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये माध्यिका वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी? 20 इंटू H। H होता है वर्ग अंतराल का विस्तार। तो इसमें 10-10 का अंतर चल रहा है। कितने कितने का चल रहा है? 10-10 का। तो H बराबर 10 है। अब इसमें माध्यिका के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है वो ये है L+n/2 - CF अपॉन F इंटू H। What is L? L is 20 plus N is 60 by 2 minus CF। CF क्या है? 13 है, अपॉन F, F is 20 and H वर्ग विस्तार यानी 10। तो इसे काटेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटे तो 2 3 6, 30 आया। और 30 में से 13 घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा 1, 17। और इधर कुछ बच रहा है क्या? 30 में से 13 गया तो 17, उधर तो कट ही गया, नीचे 2 बचा है अभी। तो अगर इसे हम कैंसिल करें तो 2 8 16, 1 17, 1 बचा 10, 2 पंचे 10 यानी 8.5। तो ये माध्यिका जो है 20 में 8 जुड़ेगा तो 28.5 आएगी, 28.5, जो 20 से 30 अंतराल में ही होना चाहिए है भी। ठीक है। तो इसकी माध्यिका हो गई 28.5। ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से है। 2 बिंदु दिए हैं और इनके बीच की दूरी चाहिए हमको। बिंदु है -5, 7 और -1, 3। देखिए ये पहला है पॉइंट, ये दूसरा। -5, 7 और यहाँ लिखा है -1, 3। इनके बीच की दूरी चाहिए ए बी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है अंडर रूट में? -5 माइनस माइनस -5 माइनस माइनस यानी +1 का होल स्क्वायर, -5 माइनस माइनस यानी +1 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 5 गया तो -4 का वर्ग और 7 में से 3 गया 4 का वर्ग। -4 का वर्ग करें तो 16 और 4 का वर्ग करें तो फिर 16। 16 कितना हो जाएगा? 32। 32 को वापस हम चाहें तो 16 × 2 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32। तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2 को तो ऐसे लिखेंगे √2, तो 4√2 मात्रक। ये आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। छठा प्रश्न, इसका मतलब छठा पार्ट, F पार्ट कह दें। 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y चाहिए। ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये A पार्ट है, A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। 2, y और 10, 3, 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी
10 मात्रक हैं, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। एक दूरी दे रखी, ये भी निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन समझिए, 4 नंबर में लगातार 2 नंबर फिर 2 नंबर। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी इन्होंने एक तो 10 दे रखी है, एक दूरी हम निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। अंडर रूट में क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। फिर से देखिए 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्क करने पर, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में वर्क करने पर, ये सब जरूर लिखें एग्जाम में। 10 में से 2 जाएगा तो 8 स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 का वर्ग 64 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर 10 का वर्ग 100, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 64 उधर जाएगा तो माइनस 64। अब क्या किया जाए बोलिए, अब 3 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर 100 में 64 घटाइए, 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 6 जाएगा 3, 36 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर 36 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 6। अब कैसे करें, तो माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 6 प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस 3। एक तरीका और हो सकता था कि यहाँ पर आप होल स्क्वायर खोल दें और फिर 36 को इधर लाएं, द्विघाती बनेगी, फिर y के 2 मान निकल आएंगे। अब यहाँ एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो माइनस वाई बराबर क्या होगा, एक बार प्लस का 6 ले लें, प्लस 6 माइनस 3, 6 में से 3 जाएगा 3 और ये माइनस बटे में गया तो कुल मिला के वाई बराबर माइनस 3। एक वाई का मान ये आ गया। एक बार माइनस चिन्ह ले लें तो माइनस वाई बराबर माइनस का 6 माइनस का 3, समान चिन्ह जुड़ता है 6 और 3 9, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 9। तो वाई के 2 मान आए, एक वाई बराबर 9, एक y बराबर माइनस 3। तो यहाँ y के 2 मान निकल के आए हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा है 5 खंडों को हल कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपको सारे पार्ट करने रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 में आपको 5 खंड दिए होंगे और उसमें से 6 खंड दिए होंगे, उनमें से कोई 5 खंड सेलेक्ट करके करने हैं। तो जैसे दूसरे का अगर हम ए पार्ट देखें तो क्या होगा, इसमें लिखा है कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद सामने लिखा भी है p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, इसमें हमें मान निकालना है p का, जबकि ये दिया गया है कि इसका एक शून्यक कितना है, -3 है। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे कि शून्यक क्या होता है। शून्यक वो होता है जिसको रखने पर शून्य हो जाए। अगर ये शून्यक है इस बहुपद का, तो x का मान अगर हम -3 इसमें रख दें तो ये जो पूरा बहुपद है वो 0 हो जाएगा। शून्यक का काम ही होता है, शून्यक वो जिसको रखने पर शून्य हो जाए, शून्यक वो होता है जिसको रखने पर शून्य हो जाए। चूंकि बहुपद का एक शून्यक -3 है, अतः x बराबर -3 रखने पर बहुपद 0 हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। शून्य को रखने पर हमेशा बहुपद क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो x बराबर -3 पुट कर दें, p माइनस 1, x की जगह पर -3 रखेंगे, प्लस p इंटू एक्स की जगह पर -3 रखेंगे, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x बराबर हम इसमें रखेंगे -3 और ये पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा -3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9p फिर 9 एक कम 9 माइनस का 3p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 9p में 3p घटाओ तो 9 में से 3 जाएगा 6, 6p
और 1 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। -8 उधर जाएगा तो +8 और p बराबर हो जाएगा 8/6। अब 2 से काटें, 2 3 6 और 2 चक्कू 8, तो p की वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी 4/3। यही आपका आंसर है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि p के किन मानों के लिए, फिर से p पर ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। इसमें 3 चीजें थी बेटा। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण का अद्वितीय हल होता था। ठीक है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी और समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। इसमें 3 केसेस थे। फिर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों बराबर हो जाते तब फिर हम ये कहते थे कि रेखाएं समपाती होंगी और उनके अनंत हल होंगे। और अगर इसी में ये कट जाए a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं समांतर होंगी और उनका कोई हल नहीं होगा, समीकरण निकाय असंगत कहा जाएगा। तो लेकिन हमारा जो केस इस सवाल में है कि p के किन मानों के लिए इस समीकरण निकाय का युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालेंगे और फिर b1/b2 निकालेंगे। a1/a2 कितना आएगा, 4/2 आएगा, 4/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 यानी 2 आएगा कुल मिला के। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 क्या होगा, p/2। यहां लिखेंगे चूंकि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसलिए हम ये कहेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है जी, a1/a2 कितना है, 2, नॉट इक्वल टू b1/b2 कितना है, p/2। अब ये दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा p नॉट इक्वल टू 2 × 2 4। मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 4 ना हो, p की वैल्यू क्या ना हो। अगर p की वैल्यू 4 हो गई ना तब जानते हो क्या होगा, 4/2 4/2, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। तो a1/a2 बराबर b1/b2 जैसे ही होता है वैसे ही हम फिर ये कह देंगे कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल नहीं है। फिर या तो अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो इसीलिए आंसर ये लिखेंगे, इन्होंने लिखा है p, क्वेश्चन ये पूछा p के किन मानों के लिए, तो p के सारे मान हो सकते हैं, केवल क्या नहीं हो सकता है, 4। तो लिखेंगे p नॉट, अब सारे मान तो बहुत सारे हैं, सारे लिखने से बढ़िया सीधे हम लिख दें कि p 4 ना हो, p की वैल्यू क्या ना हो, ये बता दो, p की वैल्यू क्या ना हो, 4 ना हो, तो इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे p नॉट इक्वल टू 4 के लिए, p नॉट इक्वल टू 4 के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अभी तुम लोगों ने सेट्स वगैरह नहीं पढ़े हैं, सेट समुच्चय जब पढ़ लोगे 11th में तब इसका आंसर हम लोग ऐसे भी लिखना सिखा देते हैं, ऑल रियल नंबर्स उसमें से 4 को छोड़ करके, सारे रियल नंबर्स में किसको हटा दें, 4 को छोड़ दें, बाकी सबके लिए इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अभी आप सिंपली ऐसे ही लिखिए, ये ठीक रहेगा। अगले प्रश्न पे आ जाऊं। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर सी, दूसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर है सी। ये कह रहे हैं, ये थ्योरम जैसी है, मतलब वृत्त चैप्टर का है। सिद्ध करो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु को, तो पहले एक वृत्त बनाते हैं, इसको आप लोग एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, वृत्त का प्रश्न है। सिद्ध करो कि एक वृत्त के, तो हमने सबसे पहले तो एक वृत्त खींच लिया,
वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के सिद्ध करो, वृत्त के बाह्य बिंदु को, कोई बाहर बिंदु है, इसको केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड। केंद्र से मिला दिया भाई। केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के साथ, उसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं। चलिए, एक स्पर्श रेखा ये खींच गई, एक स्पर्श रेखा ये खींच गई, और इसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींच गई। ठीक है जी। फिर से एक बार समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु क्या हो गया, जैसे ये ए हो गया, बाह्य बिंदु क्या हो गया, ए मान लो। वृत्त के बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा उसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियों के साथ बराबर कोण बनाता है। हमें इन कोणों को बराबर प्रूव करना है, दिया नहीं है, बराबर प्रूव करना है बस। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहां पर, दिया है। दिया है में हम लिख देंगे वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है। फिर हम लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शियां, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शियां, क्या नाम है उनके, AP तथा AQ हैं, AP तथा AQ हैं। फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया। हमने कहा वृत्त का केंद्र O है, बाह्य बिंदु A से A है, A से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्शियां AP तथा AQ हैं। अब अगली हेडिंग पड़ती है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये लिखेंगे इसमें। सिद्ध करना है में हम लिख देंगे, हमें सिद्ध करना है एंगल OAP बराबर OAQ, OAP बराबर OAQ। क्योंकि क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लो तो शायद समझ में आ जाए कि बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ये रेखा दोनों स्पर्शियों के साथ बराबर कोण बनाती है। इनको बराबर प्रूव करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। क्या है वो रचना? रचना बड़ी आसान है। OP तथा OQ को मिलाया, OP तथा OQ को मिलाया, ज्वाइन OP एंड OQ। अब क्या करना है, इसके बाद अगला हेडिंग आती है उपपत्ति या प्रूफ। इसके लिए हम लोग एक टारगेट तय कर लेते हैं, करना क्या है। इन कोणों को बेटा करना है बराबर। अगर हम इस वाले ट्रायंगल को, जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है और नीचे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लें, सर्वांगसम कर दें इन दोनों को, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सर्वांगसम कर ले गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो प्रूव हो जाएगा ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। तो मेन रूप से हमें काम ये करना है कि इन दोनों को सर्वांगसम करना है। त्रिभुज के नाम लिख लेते हैं OPA तथा OQA में। त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज दूसरा क्या नाम है, OQA में। सबसे पहले तो ये दोनों कोण 90-90 होंगे। दिया नहीं है, आपके पास एक थ्योरम होता है। थ्योरम ये होता है कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होते हैं। अच्छा, OA इसमें क्या है, कॉमन है, और OP बराबर OQ। क्यों? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो ये तो एक तो राइट एंगल्ड हैं, दोनों ट्रायंगल राइट एंगल्ड हैं। हाइपोटेनियस क्या होती, कर्ण, 90 के सामने कर्ण जो है वो कॉमन है, तो यानी हाइपोटेनियस भी हो गया। इसके बाद एक और साइड हमने इक्वल कर दी, OP बराबर OQ। क्यों? बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो RHS सर्वांग समता नियम से हम ये कह पाए कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। और फिर हमें एक बात पढ़ी थी, CPCT याद होगा, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए।
यानी ओ ए पी बराबर ओ ए क्यू। तो इसको लिख कर भी दिखा देते हैं, समझा तो दिया ये पूरा। अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ लिखने वाले हैं एंगल ओ पी ए बराबर ओ क्यू ए, एंगल ओ पी ए बराबर ओ क्यू ए। यहां लिख देंगे स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, या तो अलग से पहले लिखकर दिखाते वरना ब्रैकेट में थ्योरम ही लिख दो। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत होती है। वैसे इसमें एक और साइड इक्वल हो रही थी, AP बराबर AQ भी कह सकते थे हम। क्यों कह सकते थे? वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शियां बराबर होती हैं, ये भी एक थ्योरम है। तो साइड भी हो जाता, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन। लेकिन ठीक है, जो कर दीजिए वही सही। OA बराबर OA, क्यों बताइए? कॉमन या उभयनिष्ठ। और तीसरा जो पार्ट है वो हम ये कहेंगे कि OP बराबर OQ। क्यों OP बराबर OQ क्यों है? क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अब रूल कौन सा बनेगा? RHS सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OQ है, और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इसमें जो A पर बनेगा वही इसमें A पर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल OAP बराबर OAQ, और ब्रैकेट में आगे लिख देंगे हम लोग यहाँ पर CPCT, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो सिद्ध हो गया कि केंद्र को वाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये एक तरीके से जो 9th में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक थ्योरम पढ़ते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम है, वहां पर इसका जो प्रूफ होता है वो थोड़ा टिपिकल है। यहां पर तो हम लोग इसे थेल्स प्रमेय से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले क्या है उसे पढ़िए और इसका चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु क्या हो गया? D। त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये कह रहे हैं सिद्ध करो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब दिया है लिखेंगे तो वहां से समझ में आता जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है में, इसमें लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजा AB, त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु D है। भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है? त्रिभुज ABC की भुजा AB का जो मध्य बिंदु है वो D है। तो क्वेश्चन कह रहा था त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी के समांतर खींची गई रेखा, यानी ये इसके समांतर, ये भी दिया है, ये भी दिया है कि DE समांतर BC, DE समांतर BC। तो सिद्ध करो ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है ये लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। और अगली जो हेडिंग पड़ेगी, क्योंकि रचना इसमें कोई है नहीं, तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा उपपत्ति। एक बार पूरा फिर से समझते हैं क्या चीज है। इस सवाल में हमें दो बातें दे रखी हैं। एक तो ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल हो गया, भुजा AB के मध्य बिंदु से, यानी D इसका क्या है? मध्य बिंदु है, लिख भी दिया AB का मध्य बिंदु D है। यहां से एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है,
यानी ये भी कंफर्म है कि डी पैरेलल टू बीसी। सिद्ध ये करना है कि ये भुजा गई और सामने वाले को भी आधा आधा करती है, यानी हमें सिद्ध करना है कि ई ए सी का मध्य बिंदु है। आपने अगर थेल्स प्रमेय पढ़ी है तो ये समझ जाओगे। थेल्स प्रमेय में ये बताया गया था कि जब भी कोई रेखा त्रिभुज में एक भुजा के समांतर हो, थेल्स प्रमेय लग जाएगी। यानी हम ये कह पाएंगे कि ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। बहुत छोटा सा प्रूफ है इसका। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बराबर बी डी। अब त्रिभुज ए बी सी में यहां लिखेंगे चूंकि डी ई पैरेलल टू क्या, बी सी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि ए डी अपॉन बी डी, ए डी बटे बी डी, ये दूरी बटे ये दूरी बराबर ये दूरी बटे ये दूरी, यानी ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। अब इसके बाद क्या करना है जी, आगे समझिए। ए डी को हम बी डी कर दें, ए डी को क्या कर दें, ए डी को हम बी डी कर दें, तो बी डी अपॉन बी डी, ए डी को हम बी डी कर दें तो बी डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बी डी कैंसिल, 1 आ गया, तो ये ई सी इधर आ गया, तो ई सी बराबर ए ई, सी बराबर, हमने प्रूव कर दिया कि ई सी और ए ई बराबर है। अब क्या चाहते हो गया। अगर ये दोनों दूरियां बराबर हैं, इसका मतलब ई ए सी का, अतः ई ए सी का मध्य बिंदु है। ये भी 4 नंबर पक्के हो गए। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे का ई बचा है और एफ, 2 क्वेश्चन और हैं। कैसे करेंगे, ई वाला समझते हैं। इसमें ये कहा गया कि दूसरे का ई है ना, एफ पड़ गया उससे ही। इसमें एक तो इन्होंने टेबल दे रखी है, टेबल हमने नोट कर रखी पूरी पहले से। माध्य निकालना है और कोई विधि नहीं बताई। माध्य निकालने की 3 विधियां होती हैं, कोई विधि लगाओ जो अच्छी लगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स निकाल लेते हैं। चलिए, पहली वाली प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। एक्स निकालेंगे। एक्स मतलब होता है इसका मध्य बिंदु। 120 और 130 का जो मिड पॉइंट आता है वो होता है 125। 130 से 140 का मिड पॉइंट आएगा 135। 140 से 150 का मिड पॉइंट आएगा 145। 150 से 160 का मिड आएगा 155। 160 से 170 में मिड पॉइंट आएगा 165। ठीक है। अब हम आते हैं एफ आई एक्स आई पर। एफ आई एक्स आई क्यों हम जा रहे हैं इस पर, क्योंकि माध्य का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे यहाँ से। 125 का 2 गुना कर लें, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 1 कम 2। 8 और 135 की गुणा करें, 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगेंगे 4, और 8 तियाँ 24 और 4 28 के 8 हासिल हो जाएंगे 2। 8 1 कम 8 और 2 10। 12 और इसकी गुणा करें, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगेगा 6, और फिर 12 चौक 48, 48 और 6 54 के 4 हासिल हो जाएंगे 5। फिर 12 1 कम 12 और 5 17, 1740। इसकी मल्टीप्लाई करें, 1 0 ऐसे लिख लें फ्री में। 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 0 आ गया। 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 1 कम 2 3। 8 से करिए। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगेंगे 4, फिर 8 छंग 48, 48 और 4 52 के 2 हासिल लगेंगे 5, 8 1 कम 8 5 13, 1320। अब हमें इनका योग करना है।
योग करिए। हमें एक तो सिग्मा एफ आई करना है, इसे जोड़ना है, इसे जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं पहले यही। 8 2 10, 10 2 12, 12 8 20 का 0, हासिल लगे 2 2 2 4 और 1 5, 50 आएगा। एक बार रीचेक कर लें इसको। जैसे 12 8 20, 20 20 40, 40 8 48, 2 50, ठीक है। इसको जोड़ते हैं। 0 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19 के 9, हासिल 1 1 और 2, 2 1 3, 3 7 10, 10 1 11, 11 3 14 के 4, हासिल 1 1 1 2, 1 3 3 6 और 1 7, 74 90। रीचेक कर लें एक बार। 0 8 4 12, 12 8 4 12, 12 2 14, 14 5 19 के 9, हासिल 1 2 1 3, 3 7 10, 10 1 11, 11 3 14 के 4, हासिल 1 1 1 2, 2 3 5, 5 1 6, 6 1 7, 74 90 बटे 50। तो 74 90 आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई आ गया 50। 0 0 काट दें, 5 से भाग करते हैं। 5 1 5, 2 7, 2 बचे 24, 5 चौको 20, 4 24, 4 बचेंगे तो 49, 49 होंगे तो 5 नेम 45, फिर 4 बचेगा 40, तो 5 8 40, 149.8, 149.8। एक बार इसका आंसर जरूर चेक कर लें। दूसरे का ई, दूसरे क्वेश्चन का ई पार्ट देखेंगे। 149.8 बिल्कुल करेक्ट है। आखिरी इसका पार्ट आपको 5 ही करने हैं। आप कभी एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है कि 5 सारे लगा देंगे। इसमें पूछा क्या है, एक थैला है, इसमें 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती, क्या प्रायिकता होगी? गेंद लाल है, फिर सेकंड पार्ट में काली है। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या। लिखने का तरीका भी देखें, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये नहीं कि एक लाइन में आंसर लिखना है, नहीं। लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या, 3 + 5 = 8। फिर लिखेंगे लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 3। फिर काली गेंदों की संख्या कितनी है? काली गेंदों की संख्या है कितनी? 5। अब पहला पार्ट इसके बाद करेंगे। पहला पार्ट क्या है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? गेंद लाल हो, एक गेंद निकाली जाती है, तो यहां लिखेंगे लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता। प्रायिकता में एक सूत्र तुमने पढ़ा था, घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता चाहिए तो ऊपर लाल गेंदें रहेंगी। लाल गेंदों के कितने प्रकार है? 3। और कुल प्रकार कितने हैं? 8। 3/8, ये पहला आंसर हो गया। इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। काली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी? काली गेंदें हैं कितनी? 5। टोटल कितनी गेंदें हैं? 8। तो 5/8। इसके 2 आंसर आ रहे होंगे, 3/8 और 5/8।